नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज से अपन आगाज करने जा रहे हैं अपने इस शानदार नए बैच का, जिसका नाम है सुदर्शन बैच। इसका नाम सुदर्शन बैच इसलिए दिया है क्योंकि ये क्लासेस जो अब 2025 में अपने शुरू हो रही है वो सभी के उद्धार के लिए है, यानी सभी विद्यार्थियों के सहयोग के लिए है। जैसा कि श्री कृष्ण का जो चक्र है वो सुदर्शन चक्र कहलाता है और श्री कृष्ण सभी के उद्धारक रहे हैं, सभी के तारणहार रहे हैं, तो उन्हीं को आगे रखते हुए ताकि वो एक अच्छे सारथी बने आप लोगों के, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने इस बैच का नाम रखा है सुदर्शन बैच। ठीक है, इस बैच में आप लोगों को फ्रेश ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। फ्रेश ज्योग्राफी के अलावा फिर फ्रेश हिस्ट्री एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा जो राजस्थान से रिलेटेड ही रहेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो आप लोगों के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं अपन, वो चतुश्रेणी कर्मचारी जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रीट और जेल प्रहरी। रीट वालों के लिए जो एसएसटी संभव बैच है ना, उसी के अंदर अपने राजस्थान वाली जो क्लासेस है वो आपको इसी बैच से पढ़नी है, उसके लिए अलग से नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा किसी को और डिटेल में या और भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स जैसे पढ़ने हैं तो देखो, पशु परिचर वाले बैच में मैंने अभी हाल ही में करवाए हैं, लेकिन ये जैसे कॉमन टॉपिक इसमें हो जाएंगे, उसके बाद में अपन फिर से इसको पढ़ेंगे। थोड़ा सा अपन पहले परिचय जान लेते हैं कि इस बैच में अपन करने क्या वाले हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों के बहुत सारे देखो सवाल आते हैं, बहुत सारी सलाहें आती है। सलाह ऐसी है कि सभी को ध्यान में रखते हुए जो उचित है ना, जो आप लोगों के लिए हितकारी है, वो हम ऑटोमेटिक करेंगे, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी हर व्यक्ति की जो है मतलब इच्छाएं अलग होती है, एक्सपेक्टेशन अलग होती है, तो वो सभी तो शांत नहीं हो सकती, लेकिन 90% बच्चे संतुष्ट होंगे और उनको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिलेंगे। परिचय इसका जान लेते हैं कि इसके अपन इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक है, अपन इस सुदर्शन बैच के बारे में थोड़ा सा जान लें आज की इस क्लास में, फिर आज की इस क्लास को अपन इसी के अंदर शुरू करेंगे और आप लोगों को जो है ये सारे सवालों के जवाब अपन दे देंगे। क्या पढ़ेंगे इसमें, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान का भूगोल। अब कई बच्चे व्यथित है कि 41 जिलों के अनुसार पढ़ेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, अपन 41 जिलों के अनुसार अपडेटेड ही पढ़ेंगे, लेकिन जिलों का कोई प्रभाव आप लोगों को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी अपने मानसिक रूप से जो है तैयार रहे, इसके लिए अपन इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, जो आपने पढ़ रखा है या जो आप पढ़ रहे हैं उसके अनुसार ही आगे बढ़ना है। थोड़ा बहुत चेंजेस अपन को करंट अफेयर्स की तरह याद रखना है, या अपन जो चेंजेस होगा वो इसके अनुसार अपन देख लेंगे। ठीक है, इसके अंदर राजस्थान भूगोल प्लस अपन राजस्थान का इतिहास, राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति। ठीक है, कला और संस्कृति, क्योंकि ये बैच चलने वाला है थोड़ा सा लंबा। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा तो ये लंबा चलेगा। अब इसमें भी है ना, इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे कॉमन टॉपिक्स। ठीक है, कॉमन टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब आप लोगों के मन में ये बात हो कि कॉमन टॉपिक्स सर कौन कौन से हैं, तो इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था, 5 भर्तियों के अंदर कॉमन टॉपिक्स कौन कौन से हैं, जिसपे आप लोगों को विशेष पकड़ करनी है, तो उसको देख लेना। उसमें कॉमन टॉपिक्स मैंने बताए हैं, ये कॉमन टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब मान लीजिए सेकंड ग्रेड में कुछ टॉपिक अलग है, फर्स्ट ग्रेड में कुछ अलग है, हालांकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तो कवर हो ही जाएगी इसके अंदर। मान लीजिए चतुश्रेणी में कुछ अलग है, ये अलग है, तो उसके लिए जैसे ये वाला बैच जैसे पूरी हो जाएगी क्लासेस, उसके बाद में जो अलग अलग टॉपिक है उनके अपन अलग अलग जो है उनकी क्लासेस पढ़ लेंगे कि अब ये स्पेशली चतुश्रेणी के अंदर अलग टॉपिक है या ये जेल प्रहरी के अंदर है, या उसको उस तरीके से अपन पढ़ लेंगे। यानी कि इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान जी के, आप लोगों के पूरा पढ़ने वाले हैं और वो अपडेटेड पढ़ेंगे। ठीक है, और वो भी ऐसा नहीं कि पुरानी क्लास नहीं देने वाला हूं मैं आप लोगों को। आप लोग देख पा रहे हो अभी मेरे सिर में, देखे आप लोगों को पता है वर्तमान में मेरे सिर में बाल नहीं है, जो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए थे वहां पे अर्पित करके आए हैं। तो ये फ्रेश बैच है, आप लोग इसके जो है साक्षी है। तो ये फ्रेश बैच चलेगा पूरी तरीके से, और 41 जिलों की बात हो रही है तो निश्चित रूप से जो है अपडेटेड ही बैच चलेगा, मैं पुरानी नहीं दे रहा हूं। अब देखो, जिसने पहले पढ़ रखा है मेरे से, और ऐसा है कि आप लोग अपना सब्जेक्ट या जो भी आप तैयारी कर रहे हो वो करते रहे। आप लोगों को यहाँ पे 30 से 45 मिनट डेली देने हैं, डेली भी नहीं, सप्ताह के 5 दिन देने हैं। ठीक है, 30 से 45 मिनट सप्ताह के 5 दिन देने हैं। जिन्होंने पहले पढ़ रखा है शानदार रिवीजन हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जीरो लेवल से फ्रेश बैच पढ़ेंगे और आप एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत शानदार तरीके से तैयार हो जाओगे। ठीक है, क्लासेस कब रहने वाली है, समय क्या रहेगा इसका, तो समय साथियों ये जो है आप लोगों को दोपहर 12 बजे, ठीक है, दोपहर
12 बजे ये क्लास आप लोगों के इसी YouTube चैनल जीजीडी पर अपलोड हो जाएगी और ये चलेगी प्रीमियर पर, एज ए लाइव ही चलेगी, प्रीमियर पर चलेगी। लेकिन इसको यूं है कि भाई आप लोग जब अनियमित हो जाते हैं ना, नियमितता छूट जाती है, तो आप लोगों के पास में वर्कलोड बढ़ जाता है, फिर इकट्ठी होने के बाद में क्लासेस देख नहीं पाते हो। इसलिए अपनी मतलब रूटीन के अंदर इस चीज को शामिल करें कि 12 बजे क्लास देखनी है तो देखनी है। इससे क्या होगा, नियमित रहोगे, आप लोगों को एक शानदार पढ़ाई का माहौल मिलेगा और आप लोगों की एक लय बन जाएगी। और 40-45 मिनट क्लास देख ली, फिर पढ़ते जाओ, वापस आके दूसरी चीजें पढ़ लो, फालतू टाइम वेस्ट करना नहीं है। तो रहेगी अपलोड, इसलिए रहेगी है एज ए लाइव बैच ही है। आज की क्लास है मान लो, तो कल शाम को रिकॉर्ड मतलब जो है प्रीवियस जो गई है अपने गया कल है, उसके शाम को रिकॉर्ड हुई है, या जो क्लास मिल रही है उसी दिन सुबह जल्दी रिकॉर्ड हुई है, यानी कि है लाइव बैच ही है। क्योंकि फ्रेश क्लासेस ही, लाइव बैच का मतलब क्या होता है, फ्रेश क्लासेस, फ्रेश क्लासेस है। अपलोड इसलिए दे रहे हैं कि आप लोगों का भी समय बचे, हमारा भी बचे, ठीक है। जो मैंने खुद अनुभव किया है और मैं अक्सर देखता हूं विद्यार्थियों का भी अनुभव होता है कि हकीकत बात यह है कि लाइव क्लासेस में बकैती ज्यादा होती है। बकैती मतलब फालतू की बातें हम भी करते हैं, टीचर्स भी करने लग जाते हैं और स्टूडेंट भी करते हैं। तो अपने लाइव क्लासेस नहीं चलेगी, अपने को कंटेंट पे फोकस करना है, अपने को अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, अपने को नौकरी निकालनी है। ये 2025 निकल गया तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए ये क्लासेस इस तरीके से रहेगी कि आपका भी ध्यान पढ़ने पर रहे और मेरा भी पढ़ाने पर रहे। और वास्तव में हकीकत में पढ़ना है ना किसी को, तो इसी तरह की क्लासेस में पढ़ो। ये जो है लाइव चैट वाली में, लाइव चैट वाली हाँ ऑब्जेक्टिव क्लास है तो उसको अपन लाइव चैट पे वो लाइव लेंगे, और कई सारी जो है लाइव लेनी भी पड़ती है तो वो वाली लाइव लेंगे अपन। बाकी ये वाला सबसे बेस्ट पैटर्न है, नियमित रहना आप लोगों के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है ये, ठीक है। तो ये है। और क्या था सवाल कि किस किस परीक्षा के लिए, ये बता दिया, क्या पढ़ेंगे ये बता दिया, क्लास का समय और दिन बता दिया, ठीक है। और एज अपने जो है हमारे जो ध्येय रहता है वो यही है कि सभी बच्चों के लिए जो है इसकी कोई फीस नहीं रखी गई है। फीस इसकी अगेन 2025 में भी क्या है, जीरो फीस है। लेकिन जीरो फीस है इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को गुणवत्ता में कमी करके दी जाए, या आप लोगों को 2-4 क्लासेस देके और फिर कह दिया जाए कि आप नहीं। यहां से क्लासेस स्टार्ट होने के बाद में नियमित ही चलती है। आप चाहे रीट एसएसटी का संभव बैच उठा के देख लो, वहां पे जो है 40 के करीब क्लासेस डाल के इंडिया का जो इतिहास है बहुत जबरदस्त, उसके लिए मतलब उसका अलग से ही बैच लॉन्च कर देना, 500-1000 रुपए फीस रख के, तो भी हंसते हंसते वो सेल होता है। उसको भी सेवा का नाम दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी करवाए हैं, सारे करवाए हैं। तो ये वहां देख लो, बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारे बैच अपने पूरे करवा दिए। हर स्कूल के अंदर लगभग टीचर्स अपन से पढ़ के लगे हुए हैं। तो अपना यही मतलब ध्येय है, यही अपना उद्देश्य है कि हर घर तक सरकारी नौकरी पहुंच जाए। यदि कोई पढ़ना चाहता है तो वो वंचित नहीं रहे, ये वाला अपना ध्येय है। बाकी आप लोग ये इंफॉर्मेशन जो है अपने सभी साथियों तक पहुंचा देंगे कि सुदर्शन बैच जो है वो सभी के लिए है और सभी बच्चों के लिए जो कॉमन टॉपिक है, जो भी कॉमन टॉपिक है राजस्थान जी के फ्रेश यदि किसी को पढ़ना है बिना किसी तरह के पैसे व्यर्थ किए, आप लोगों के पास मान लीजिए कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की या कोई भी राइटर की किताब है, मेरी भी किताब है, अन्य राइटर की भी है, आप इस बैच से पढ़ते जाएं और उन्हीं किताब के अंदर अपने अनुसार मैं पढ़ाता जाऊंगा। आप लोग, आपको लगे वहां पे अपडेट कर देना। ये हो गया आपके नए जिलों के अनुसार करेक्शन। कहीं किसी तरह के पैसे व्यर्थ करने की या एक्स्ट्रा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। समझदार को इशारा काफी। बाकी जो है आप लोग खुद भी तो समझदार हैं, मेरे से यहाँ पे जितने पढ़ने आते हैं वो मेरे से ज्यादा होशियार है, विद्वान है सारे के सारे, ठीक है। तो करें शुरू आज के इस धमाका बैच को, ठीक है। और शेयर जो है सभी विद्यार्थियों तक कर देना, क्योंकि मैं देखो भुलक्कड़ आदमी हूं, मुझे ये चीजें याद नहीं रहती कि बार बार कहा जाए कि शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मेरा ध्यान जो है पढ़ाने पे आने के बाद में सिर्फ पढ़ाने पर ही रहता है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, जो करना है करो, नहीं करो तो भी पढ़ लेना। बस पढ़ लोगे तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, और नियमित पढ़ लेना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। आज के बैच में हमें बीएड में सिखाया गया था कि जब भी कोई टॉपिक शुरू किया जाए तो इस तरीके से किया जाए कि बच्चों को बोझ नहीं लगे और उनका एक विषय के प्रति सिर्फ क्या है, इंटरेस्ट आए, बस। तो हमेशा मेरे पहले जो भी बैच शुरू करता हूं उसकी पहली क्लास इंटरेस्ट जगाने के लिए होती है, क्योंकि बीएड में काफी सारी स्किल्स सिखाई है हमें और मैंने सीखी है अच्छी तरीके से। तो वो सारी चीजें अब यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए मिल भी रहा है, तो अपन करते हैं, ठीक है। तो आज के बैच में अपन करेंगे शुरुआत,
और शुरुआत में जो चीजें समझनी है, इसीलिए अपन ने टॉपिक का नाम क्या रखा है, राजस्थान का परिचय। ठीक है, क्योंकि काफी सारे फ्रेश जीरो लेवल से पढ़ने वाले बच्चे हैं, अब चतुश्रेणी कर्मचारी के अंदर, और फ्रेश बच्चे बहुत सारे हैं, फ्रेशर्स खूब सारे हैं, तो उनको किसी तरह का बर्डन नहीं लगे, है ना। बर्डन फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, तो अपने इस तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट बढ़ाएगा, आप लोगों को समझने वाली चीजें समझनी है। चलिए शुरू करते हैं। देखो आज अपन क्या पढ़ रहे हैं, राजस्थान का परिचय और नामकरण पढ़ रहे हैं। अब देखो वर्तमान के अंदर जो है राजस्थान के अंदर जिलों की संख्या हो गई है 41, लेकिन ये जो नक्शा है ना ये अनुमानित है, यहां लिख रखा है अनुमानित, क्योंकि ऑफिशियल आएगा, ऑफिशियल भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ऑफिशियल भी ऐसा ही होना है, लेकिन इसको अनुमानित लिखने से क्या होता है, एक अपने दिमाग में चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो कि सबसे पहली चीज जो आप लोगों को चतुश्रेणी में तो मानकर चलो कि ये प्रश्न बनेगा, ठीक है, वो क्या है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल याद रखो 34/39, ठीक है, 39.74 याद रख लो, तो और भी बढ़िया है, किलोमीटर स्क्वायर। अब देखो कभी भी क्षेत्रफल याद करो ना तो उसको दो दो अंकों में बांट के करो। अपन जो है फोन नंबर भी ज्यादातर ऐसे याद करते हैं, इससे क्या होता है, एक शिक्षण विधि है, मतलब टुकड़ों में याद करने की, तो टुकड़ों में याद जल्दी होती चीज। 34/39 और भी मैं थान याद कर रहा हूं तो बिल्कुल बढ़िया तरीका हूं। आपने मारवाड़ और राजस्थान के मायने ज्यादातर जो है लेडीजा का नाम है नहीं वह एड़ा ही लिख दिया जाए, चौथी बाई, बीडी बाई, कीड़ी बाई, झीणी बाई, मोटी बाई, धापी बाई, फुली बाई, ऐसे नाम रख देते थे, और मतलब जो आसपास दिखता उसके आधार पे नामकरण हुए हैं, राजस्थान के अंदर हुए हैं। तो अपने याद रखना है कि राजस्थान का नाम आए तो राजस्थान की मम्मी का नाम है चौथी बाई। क्या नाम है? चौथी बाई 39 वर्ष की है। ठीक है, क्या ध्यान रखोगे, चौथी बाई 39 वर्ष की है ना, ये याद रखना है। चौथी बाई 39 वर्ष की है और उसके पास में 10/41 का मकान है, यानी कि ये जो है राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का जो है क्षेत्रफल का 10.41% है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में जो है इसको और भी, जब अपन सीमा वगैरह पढ़ेंगे ना उसमें मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। अभी अपन सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। अपने ध्यान रखना चौथी बाई 39 वर्ष की है। ठीक है, राजस्थान की मम्मी का नाम चौथी बाई है और वो 39 वर्ष की है। बस याद हो गया, आपको क्षेत्रफल रटने की जरूरत नहीं है। चौथी बाई 39, तो यहां पे क्या ध्यान रखोगे, 34/39। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के क्षेत्रफल। अब वर्तमान में जो राजस्थान में जिलों की संख्या है वो है आप लोगों के 41। ठीक है, अब 50 नहीं है, 50 जो है वो रिवर्स हो गए, उसमें से 9 जिले कैंसिल हुए हैं। वर्तमान के अंदर जिलों की संख्या कितनी है, आपके 41 है। जहां जहां आप लोगों ने 50 जिले लिख रखे हो वहां पे संशोधन करके आप लोगों को 41 लिख लेने हैं। ठीक है, वर्तमान में राजस्थान में संभाग की संख्या कितनी है, 7 फेरों के 7 वचन। प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना, और भूल न जाना शब्द जहां आ गया वहां पे 7 है वो भी भूल न जाना, 10 वाले हैं वो भूल जाना। जो पाली, सीकर और बांसवाड़ा नए संभाग बने थे उनको इन 9 जिलों के साथ ही वापस निरस्त कर दिया है, और वर्तमान में संभागों की स्थिति यथावत हो गई है। जो पहले वाली थी अब भी 7 संभाग ही है। कितने हैं संभाग, 7 ही है। अब नवीनतम जिला कौन सा है भैया, नवीनतम जिला जो है, अब आप लोग यदि देखोगे तो नवीनतम जिला प्रतापगढ़ नहीं रहा, क्योंकि जो जिले अशोक गहलोत सरकार ने बनाए थे वो सारे निरस्त नहीं हुए, उसमें से 9 निरस्त हुए। तो नवीनतम जो जिले हैं, देखो नंबर 1 फलोदी है, यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। नवीनतम जिले कौन कौन से, ये मैप से अपन देख रहे हैं। एक फलोदी है। अब देखो नंबर 2 बालोतरा भी नया है। सांचौर बना था लेकिन उसको जालोर में फिर से मिला दिया है। जोधपुर ग्रामीण बना था लेकिन जोधपुर को 1 कर दिया है। ठीक है, हनुमानगढ़ चूरू ये पहले के। नंबर 3 यहाँ पे अपने डीडवाना कुचामन नीम का थाना बना था लेकिन इसको भी वापस मिला दिया गया है। ठीक है, ये कोटपुतली बहरोड है, ये नंबर 4 हो गया। ठीक है, ये खैरतल तिजारा है, ये नंबर 5 हो गया। ये डीग है, ये नंबर 6 हो गया। ठीक है, गंगापुर सिटी बना था लेकिन वो वापस सवाई माधोपुर में मिला दिया। और हाड़ौती संभाग ये वाला जो है ना, कोटा संभाग, इसमें से तो कोई चेंज हुआ ही नहीं था। ठीक है, इसके अलावा फिर जयपुर ग्रामीण बना था, उसको भी यहाँ पे मिला दिया गया। और क्या है आपके, ब्यावर है। ठीक है, 6 नंबर लगाया था। नंबर 7 ब्यावर है। यहाँ पे अजमेर से केकड़ी तोड़ के बनाया था तो केकड़ी वापस इसके अंदर मिला दिया है। और आप लोगों के क्या है, ये सलूम्बर है। ठीक है, तो यहाँ सलूम्बर पे लगा लो। और कोई मेरी नजरों से छूटा तो नहीं, आप लोगों की नजरें भैया मेरे से तेज है, तो देखो नजर घुमाओ, देखे कहाँ कहाँ है अपने। यहां से देखो फलोदी नया है, बालोतरा नया है। ठीक है, ब्यावर नया है, हो गए अपने। फिर देखो 9 और 8 17 हो रहे हैं ना। हाँ, 2 फिर वो वाले थे, जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण। तो ये जो है नए जिले, आप लोगों के नए जिले कौन कौन से मैंने नंबर लगा दिए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना है।
अपने पेन जो है वो चलती रहनी चाहिए, जितना लिखोगे उतना सीखोगे, ठीक है। यूं नहीं कि पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ, भैया पीडीएफ वाले मेरी नजरों में कायर है। अब आप लोग यदि कायर हो तो आपने पीडीएफ वाले कमेंट करना, और आप यदि सूरवीर हो तो अपनी पेन पर विश्वास करना, ठीक है। सीधी सी बात, आप लोग किस श्रेणी में आते हो निर्णय आपका। अब करो देखे कमेंट, मैं भी देखूं कि कौन सूरवीर है और कौन कायर है, ठीक है। इंतजार करूंगा मैं कमेंट का कि इस क्लास के कमेंट में पीडीएफ के कमेंट कौन करता है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स, अब आएगा मजा, वो जॉनी लीवर वाला वो है ना सीन, अभी मजा आएगा ना बेड़ू। हाँ देखेंगे, देखे कौन पीडीएफ पीडीएफ करते हैं। अपन को पता भी तो चले राजस्थान में सूरवीर बचे कितने हैं जिनको अपनी कलम पर विश्वास है, ठीक है। चलिए नवीनतम संभाग, अब नवीनतम संभाग में कोई परिवर्तन नहीं है, नवीनतम संभाग अब भी भरतपुर ही रहेगा। नवीनतम संभाग अब भी भरतपुर ही रहेगा, क्योंकि जो पाली, सीकर और बांसवाड़ा नए संभाग बनाए गए थे वो निरस्त कर दिए गए हैं, वो निरस्त कर दिए गए हैं। आगे बात समझ। तो राजस्थान की स्थिति भारत के अंदर ये है, देख लो। अपन चलेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, इंटरेस्ट आना चाहिए, लेकिन प्रश्न भी परीक्षा में बाहर नहीं जाने चाहिए। अभी तो भैया शुरू किया है, अभी तो इसको परवान पे लेके जाना है। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। देखो अब राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, राजस्थान की तो छोड़ो, भारत की उत्पत्ति कैसे हुई। अच्छा भारत की तो छोड़ो, एशिया की कैसे हुई, एशिया की छोड़ो, बाकी सारे महाद्वीप और महासागरों की कैसे हुई, इसको समझने के लिए एक भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है। उन्होंने क्या सिद्धांत दिया, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि पहले जो है इस पृथ्वी पर सिर्फ एक स्थलखंड था जिसका नाम था पेंजिया, जिसका नाम क्या था, पेंजिया, और इसके चारों तरफ है ना, इसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था। इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था। इसका मैं अभी आप लोगों को वर्तमान में तगड़ा उदाहरण बताने वाला हूं कि हाँ ये देखो अभी भी चीजें, ये चीजें वापस सिद्ध हो रही है। इतिहास जो है, जो चीजें वैगनर ने कही है वो चीजें सिद्ध भी हो रही है। इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ था, पानी भरा हुआ था, और ये कहलाता था पैंथालास, पैंथालास या पैंथालासा। ये थ्योरी थोड़ी सी समझनी है आप लोगों को, इसमें रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यानी कि इस चीज में इसको समझो कि यानी कि इसको ये कह दिया जाए कि ये पेंजिया जो है ना, ये जो है एक तरीके से कैसा था, स्थलखंड था। ये कैसा था, स्थलखंड था। और ये कैसा था, ये जल था यानी पानी था, ये पानी था। अब देखो स्थलखंड है तो स्थलखंड से निर्माण किसका होगा, स्थलखंड है यानी कि इससे निर्माण होगा महाद्वीपों का। इससे किसका निर्माण होगा, महाद्वीपों का। और पैंथालास जल है तो निर्माण किसका होगा, महासागर का। निर्माण किसका होगा, महासागर का। ये थ्योरी जो है ना, ये दी किसने है, अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। और ये दी है आप लोगों के 6 जनवरी 1912। आज क्या तारीख है भैया, देखो कितना जबरदस्त संजोग बैठा है। 6 जनवरी 1912 को दी है। आप 2025 में क्लास देख रहे हो, लेकिन तारीख जो है भैया बदली नहीं है। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत शुभ है, जब अपना ये बैच शुरू हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जयंती, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि ऐसे दिन कोई बैच शुरू होता है, निश्चित रूप से वो सफलता तक लेकर जाएगा। इस बैच की बहुत महत्ता है, आप इस बैच को खरीद नहीं सकते, ये बात मानकर चलें। इसलिए चलेगी अपने निःशुल्क क्लासेस, ठीक है। ये धारा जो है ऐसे ही बहती रहेगी। लेकिन इसका देखो प्रकाशन कब हुआ है, 1915 में, और इसका नाम है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ये इसकी किताब है, इसके अंदर इसका प्रकाशन किया है इस थ्योरी का, ठीक है। कौन सी थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन की थ्योरी। अब देखो इसमें क्या हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर मैं आगे लेकर चलता हूं आप लोगों को। अब वैगनर ये कहते हैं कि ये जो स्थलखंड और ये थे ना, ये स्थलखंड और चारों तरफ जो जल भरा हुआ था, ये पैंथालास वाला जल भरा हुआ था। चंद्रमा और सूर्य के अंदर क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, जो एक दूसरे को खींचते हैं। आप लोगों को पता है ज्वार भाटा भी महासागरों में इसी कारण आता है, ठीक है। समुद्री जल का ऊपर चढ़ना और उतरना, ये इन्हीं कारण से है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। अब इन गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो है ये पेंजिया 2 भागों में बट गया। पेंजिया जो है, पेंजिया वाला क्षेत्र था ना, ये 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बट गया तो ये ऊपर वाला जो है ये अंगारा लैंड कहलाया, अंगारा लैंड ऊपर वाला, या इसे लॉरेंसिया भी कहा गया, ठीक है। इसे क्या कहा गया, लॉरेंसिया भी कहा गया। और ये नीचे वाला जो क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना
लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। तो बताओ, अब किसी चीज चारों तरफ किसी के पानी है, एक बर्तन में कोई सामान पड़ा है, उसके चारों तरफ पानी है, और यदि वो दो भागों में विभाजित हो जाए, विखंडित हो जाए, तो क्या होगा? पानी बीच वाले स्थानों में भर जाएगा। वही चीज यहां भी हुई, वही चीज यहां भी होती है। ये पानी जो है भैया घुस गया बीच में सब जगह, ये पानी सब जगह घुस गया। अब ये तो अलग हुए, इनका नाम हो गया अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, ये हो गया। लेकिन ये पानी जो अंदर बीच में घुसा है, इसका नाम हो गया टेथिस सागर। इसका नाम क्या हुआ? टेथिस सागर, टेथिस सागर। ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये अंगारा लैंड जो है ना, ये अंगारा लैंड है। ठीक है, ये क्या है? ये अंगारा लैंड है, और ये गोंडवाना लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। अब ये जो है गोंडवाना लैंड, इससे अपने एशिया महाद्वीप, ठीक है, इससे अपने अफ्रीका महाद्वीप, इससे अपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इससे अपने यानी कि दक्षिणी गोलार्ध वाली जो भी जितने भी महाद्वीप है, उन सब का निर्माण जो है इस गोंडवाना लैंड से हुआ है। और उत्तरी अमेरिका वगैरह, जैसे ये रसिया है, रसिया का ऊपर वाला भाग वगैरह, ये सब अंगारा लैंड से निर्मित हुए हैं। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत के अंदर अंगारा लैंड के कोई अवशेष देखने को नहीं मिले। यदि प्रश्न बनता भी है कि राजस्थान के अंदर अंगारा लैंड से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हुआ, तो कोई नहीं है। राजस्थान के अंदर जो ऊपर उठे हुए भाग है, जैसे कि आपके पठारी प्रदेश और आप लोगों के अरावली, ठीक है, आप लोगों के इस गोंडवाना लैंड से एक तो बना है अरावली पर्वतीय क्षेत्र, अरावली, और आप लोगों के पठारी क्षेत्र, वो इस गोंडवाना लैंड से निर्मित हुए हैं। और ये जो टेथिस सागर है ना, इस टेथिस सागर से आप लोगों के एक तो मरुस्थली भाग और आप लोगों के मरुस्थली भाग और आप लोगों के मैदानी भाग, इसका निर्माण हुआ है। अब राजस्थान का भौतिक विभाजन अपन पढ़ेंगे, भौगोलिक प्रदेश, उसके अंदर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मरुस्थल, अरावली, मैदानी भाग और पठारी भूभाग। तो ये 4 भाग है और चारों का निर्माण इससे अंगारा लैंड से कोई निर्माण नहीं है। अब देखो, वैगनर कहता है कि पहले एक स्थलखंड था जो इस तरीके से, पृथ्वी की संरचना जो इस तरीके से थी, सारे सब कुछ जुड़े हुए थे, फिर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो है विभाजित हुए। ठीक है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत हुआ है ना, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत भी यहाँ पे काम किया है, और ये जो है अलग अलग प्लेटें जो है खिसक गई और फिर जो है अलग अलग महाद्वीपों का निर्माण हो गया। तो ये है पूर्व की स्थिति और ये है महाद्वीपीय विस्थापन के बाहर की स्थिति। ये चीज पहले समझनी अपने को जरूरी है। ये चीजें समझ में आ गई, इससे प्रश्न भी बनते हैं। प्रश्न यहां से बनते हैं कि कौन सी स्थलाकृति का निर्माण किससे हुआ है, टेथिस सागर से हुआ है कि गोंडवाना लैंड से हुआ है कि अंगारा लैंड से हुआ है, किससे हुआ है। पहले आज से 4-5 साल पहले इससे संबंधित प्रश्न नहीं बनते थे, आजकल जो है खूब बनते हैं। तो जैसे जिस समय प्रश्न बन रहे हैं अपने को उसके अकॉर्डिंग चलना है। आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट, अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है, देखो आगे बढ़ा। अब यही थ्योरी जो है इसको थोड़ा सा और मैंने स्पष्ट कर दिया है कि अपने टेथिस सागर से निर्माण हुआ है किसका, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थली भाग का। ठीक है, और अपने जो है टेथिस सागर से और निर्माण किसका हुआ है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का। ठीक है ना। अपने जो है अरावली पर्वत का निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। और अपने हाडोती पठारी क्षेत्र जो है उसका निर्माण किससे हुआ है, गोंडवाना लैंड से हुआ है। और यही चीज है, ये पेंजिया था पहले एक तरीके से, और चारों तरफ जो है पेंथालास था। तो फिर बाद में ये देखो लोरेंसिया यानी कि अंगारा लैंड में बट गया, ये गोंडवाना लैंड में बच गया, और बीच में जो पानी घुस गया वो कहलाया आप लोगों के टेथिस सागर। ठीक है, ये जो है आप लोगों को स्थिति समझनी है, बस बाकी कोई नहीं। डायग्राम से भी चीजें अच्छे से समझ में आ जाती है, यहां तक जो है मैटर क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये जो टेथिस सागर है ना, देखो हाल ही के अंदर जैसलमेर के अंदर एक घटना हुई जिसके अंदर वीडियो बहुत वायरल हुआ है। जो बोर करने वाली जो मशीन थी वही जो है पानी अंदर उतरने लगी और पानी बहुत सारा निकला है, जैसे कोई नदी फूट गई हो। प्रारंभ में जो है भूगोलवेत्ता इसका पता लगा रहे हैं, प्रारंभ में यह कहा गया कि नीचे जो है सरस्वती नदी निकलती थी। फिर यह भी कहा गया कि लाठी सीरीज है, इस वजह से आया है। लाठी सीरीज क्या है, भूगर्भित जल पट्टी है, तो उस वजह से आया है। लेकिन भूगोलवेत्ता अब धीरे धीरे इस निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं कि गए जमाने में यहाँ पे समुद्र जो है वो था और ये टेथिस सागर ही था। और ये क्योंकि जो यहाँ पे जो पानी प्राप्त हुआ है,
ठीक है, उसका टीडीएस लेवल देखे हैं तो वो जो है बहुत ज्यादा है। जो समुद्री जल का तो और भी ज्यादा होता है, लेकिन इसमें क्या है कि खनिज तेल वगैरह ऐसे कह रहे हैं कि मिलने की वजह से भी कम हो जाता है कई बार, तो वो बहुत ज्यादा है। बाद में जो मिट्टी का जमा हुआ है उसकी प्रकृति के हिसाब से भी कह रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं से ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्री जल हो। तो ये तैतीस सागर के अवशेष अब भी देखो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी जो है प्रमाण कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। अब अभी जो है पूर्ण निष्कर्ष नहीं आया है, लेकिन जो चीजें आई है सुनने में, जो देखने में, जो भूगोलवेत्ताओं से निकल के जानकारी आई है वो ये आई है। तो आप लोगों को ये थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। ओके, अब आते हैं अपन राजस्थान के नामकरण पे। पिट्टाबर को जन्म हुआ है, अभी अपन ने जन्म जो है इसका देख लिया है कैसे हुआ है, गोंडवाना लैंड से, किसी का तैतीस सागर से। टाबर को जन्म हुआ है और जन्म के बाद में रखी जाए नाम, ठीक है। अब राजस्थान के जो है प्राचीन समय से बहुत सारे नाम हुए हैं और अलग अलग जगह अलग अलग नामों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो अपने को यहाँ पे थोड़ा सा नाम वाली जानकारी, क्योंकि ये चीजें पूछती है। देखो अब जो है ब्रह्मवर्त नाम जो है राजस्थान का कहाँ मिलता है। अब देखो ब्रह्मा जी की बात करो चाहे ब्राह्मणों की बात करो, तो अपने जो है पुराण वगैरह ये चीजें देखें, ठीक है। ये यदि देखें कि वेद पुराण वगैरह ये जो है इनसे अपनी थ्योरी जो है दिमाग में सीधी वही आती है। तो सीधी बात है ब्रह्मवर्त पूछे थन तो ध्यान रखना के जो है पर ऋग्वेद के मायने ब्रह्मवर्त उल्लेख है, ठीक है। ये जो है कहां मिलता है, ऋग्वेद में इसका जो है नाम आपके ब्रह्मवर्त नाम मिलता है, ठीक है। फिर आता है राजपुताना नाम। राजपुताना नाम का उल्लेख किसने किया, तो यहां पे जो है सीधा सीधा तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर जॉर्ज थॉमस ने किया है। किसने किया है, जॉर्ज थॉमस ने किया है। और वो भी कब किया है, 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में ये जो है ये बंदा जो है ना ये आयरलैंड का निवासी था। कहां का था ये आयरलैंड का था। तो क्या यहाँ क्या करने आया गुरुजी, नाम देने आया था राजपुताना? नहीं रे, ये मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया का जो है अंग्रेजी कमांडर था। और जब यहाँ पे रहता था फिर पास में राजस्थान पड़ता था, भाई वो ग्वालियर थे, पास में राजस्थान पड़ता था। तो क्या वहां पे कौन रहते, ज्यादातर के राजपूत रहते हैं। राजपूत रहते हैं तो इसने फिर नाम जो है उसका राजपुताना ही इसने नाम मौखिक रूप से उल्लेख किया। इसको लिखित प्रमाण में यह मौखिक उल्लेख जो है इसने 1800 ईस्वी में कर दिया। लिखित जो जानकारी है यानी कि इसको लिखा किसने, लिखित जानकारी इसकी विलियम फ्रैंकलिन, ठीक है। किसने, विलियम फ्रैंकलिन ने जो है, विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोफियर्स ऑफ मिलिट्री मेमोयर्स या मेमोफियर्स या मेमोफियर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक में उल्लेख किया। और यह पुस्तक कब लिखी गई, 1805 में, यानी कि प्रकाशित कब हुई, 1805 में। अब प्रकाशित की किसने, वो लॉर्ड वेलेजली, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली ने प्रकाशित करवाई, ठीक है। तो यहाँ पे तीन चीजें आप लोगों के सामने आई। अब देखो यूं है कि 1800 में कई और गुरुजी के 1805 में जो पुस्तक लिखी, तो ऐसे थोड़ी है कि यहाँ पे आज जिले चैन की और कल पुस्तक आ जाए, वो तो आज ही हो सकता है, आज कलयुग में ही हो सकता है किसी की आई भी हो, 41 जिलों वाली आ गई हो, ठीक है, जिला दर्शन वगैरह। तो वो आज संभव है, लेकिन उस समय टाइम लगता था रे भाई। उस समय जो है चीजें इतनी फास्ट थोड़ी होती थी ये चीजें समय लग भी जाता है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को तीन लोगों के नाम इसमें ध्यान रखना है। एक राजपुताना जो है ना, फारसी भाषा के अंदर राजपूत शब्द का बहुवचन राजपुतान भी हुआ है, तो उससे भी ये चीजें मिल सकती है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन राजस्थानादित्य की, कि राजस्थानादित्य जो है उल्लेख कहाँ मिलता है। तो राजस्थानादित्य उल्लेख मिलता है साथियों एक बसंतगढ़ शिलालेख है। कहां पे, बसंतगढ़ शिलालेख। ये सीधे बनने वाले प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर ये उत्कीर्ण करवाया था अपने 682 विक्रम संवत, 682 विक्रम संवत, हो विक्रम संवत। और यदि वो पूछे आप लोगों को ईस्वी सन, तो 625 ईस्वी सन, क्योंकि इनमें 57 वर्ष का जो है अंतर होता है, ये ध्यान रखना है। ये जो है किससे रिलेटेड था, तो ये चावड़ा वंश से रिलेटेड था। वंश पूछे तो चावड़ा वंश से रिलेटेड था। और जो दास प्रथा पर लिखा हुआ था,
किस पर? दास प्रथा पर ये लिखा हुआ था। और ये कहाँ है? बसंतगढ़ शिलालेख पता है? ये बसंतगढ़ शिलालेख जो है आप लोगों के, ये सिरोही के अंदर है, खीमल माता मंदिर। ठीक है, सिरोही में खीमल माता मंदिर है, वहां पे उत्कीर्ण है ये खीमल माता मंदिर। खीमल माता मंदिर जो पिंडवाड़ा के पास में अजारी पड़ता है ना, अजारी, ये उसी अजारी के पास है। अजारी के अंदर सरस्वती माता का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है ना। और मारकुंडेश्वर मंदिर है महादेव जी का, वो भी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो यहाँ पे जो है ये बसंतगढ़ पड़ता है, वहां पे ये बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर 682 विक्रम संवत के अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर राजस्थान आदित्य शब्द का उल्लेख किया गया है। आगे बात समझ ले स्क्रीनशॉट। अब बढ़ते हैं आगे। देखो अब जो है राजस्थान नहीं, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा, इन शब्दों का उल्लेख किसने किया है? ये किया है कर्नल जेम्स टोड ने। किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड ने किया है। और कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है और घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा के इतिहास री जानकारियां जुटाने यानी गांव गांव में फिरता, और गांव में कोई घोड़ो, हाथी, जिराफ वगैरह आ जाए, अगर जिराफ तो आते ही नहीं है, फिर भी मतलब आ जाए अगर कोई जानवर, तो जो है अपने बच्चे, टाबर, टिंगर, टोली जो है वो उनके पीछे भागने लगती है। जब ये आते उस समय तो वो भी भागते बच्चे, उनके मायत पूछते यानी माँ बाप पूछते, कि माँ को पूछते बाबूजी क्या कौन है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि घोड़े वाले बाबा है। तो इसी तरीके से इनका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा। घोड़ा लेके जो है गांव गांव घूमते, घोड़े वाले बाबा नाम पड़ गया। और इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है, वास्तविक जनक कहा जाता है गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। ठीक है, इन्होंने जो है इस राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा जो है नाम का उल्लेख राजस्थान के लिए किया है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ राजस्थान इंडिया, ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी और इसके अंदर जो है इन्होंने उल्लेख किया है। ठीक है, फिर आता है नाम जिक्र के राजस्थान शब्द का उल्लेख। देखो राजस्थान शब्द के उल्लेख एक तो आप लोगों को मिलेगा राजरूपक के अंदर। राजरूपक जो है वो कवि वीरभाण की रचना थी। किसकी? वीरभाण की रचना थी। और एक मिलेगा आप लोगों को मूणोत नैणसीरी ख्यात में, मूणोत नैणसी, जसवंत सिंह जी के दरबारी थे, मूणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अंदर जो है ये स्पष्ट नहीं था कि वो राजस्थान कोई भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए किया गया नाम का प्रयोग है, ये स्पष्ट नहीं था। ठीक है, फिर मिलता है इसका उल्लेख जो है एकीकरण के अंदर मिलता है। कब मिलता है? एकीकरण के दो चरणों के अंदर मिलता है। एक तो दूसरा चरण, ठीक है, दूसरा चरण, और एक मिलता है छठे चरण में, छठे चरण के अंदर। ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये बात कि एकीकरण के दूसरे और छठे चरण के अंदर मिलता है। और राजरूपक की वीरबान जो है, वीरबाण की राजरूपक रचना उसके अंदर, और मूणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर मिलता है। ठीक है, और मरु का अंतर जो है, मरु का अंतर यानी कि देखो कांतार कहा जाता है जंगल के लिए, और जो मरु क्षेत्र में विस्तृत जंगली क्षेत्र है उसके लिए प्रयोग किया गया शब्द था, जो किया किसने था? वाल्मीकि ने। यानी कि वाल्मीकि का पूछे तो या तो वाल्मीकि या फिर ध्यान रखोगे कि रामायण। ठीक है, कि वाल्मीकि कृत रामायण जो है उसके अंदर मरु का अंतर शब्द का प्रयोग अपने राजस्थान के लिए हुआ है। आई के बात नहीं समझ में टाबरों? ठीक है, यही प्रश्न सीधे सीधे बनते हैं। ले स्क्रीनशॉट, चलो लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। चलो आगे बढ़े। अब देखो यही चीज जो है आप लोगों के पास में नोट्स मेकिंग पैटर्न पे भी उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो यही चीज मैं यहाँ पे भी उपलब्ध करवा रहा हूं। देखो कि राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये अपना सौभाग्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य में अपन निवास करते हैं। जॉर्ज थॉमस जो है ना मूल रूप से कहां का था? आयरलैंड का निवासी था। ये मराठा शासक दौलतराव सिंधिया का क्या था? अंग्रेजी कमांडर। अभी बताया आप लोगों को। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसका प्रकाशन किसने करवाया? लॉर्ड वेलेस्ली। तो ठीक बताया ना टाबरो था, वही नोट्स मेकिंग पैटर्न में लिखना है। ठीक है, फिर देखो क्या बात की अपन ने कर्नल जेम्स टोड के बारे में, जिन्हें क्या किया? घोड़े वाले बाबा। जन्म इनका लिंगस्टन स्कॉटलैंड के अंदर हुआ है। इनके गुरु जो थे यति ज्ञानचंद्र थे भीलवाड़ा के। जब कर्नल जेम्स टोड का राजस्थान में प्रवेश हुआ
तो इन्होंने इन्हीं से शिक्षा लेके उनको गुरु मान के जो है यहाँ के राजस्थान के इतिहास को लिखने का काम शुरू किया था। राजस्थान में प्रवेश भीलवाड़ा से। पुस्तकें इनकी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो इसी का नाम है, किसका, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। और एक और पुस्तक है इनकी, द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जो इनकी पत्नी जूलिया क्लटरबर्ग द्वारा जो है प्रकाशित की। ये किसने, इनकी कौन थी, ये पत्नी थी, ठीक है। और ये ऊपर वाली जो किताब है ना, ये जेम्स क्रूक ने प्रकाशित करवाई है, जो इनका दोस्त था जेम्स क्रूक ने। जब यहां से ये 1822 को जो है जा रहे थे इंग्लैंड वापस करना जेम्स स्टोर, तो अपने साथ में मानमोरी शिलालेख ले जा रहे थे। बहुत जबरदस्त शिलालेख था वो, मानमोरी शिलालेख, ठीक है। लेकिन क्या है, बहुत भारी था और समुद्र में जो है इनको नाव आगे ले जाने में समस्याएं आ रही थी, तो इन्होंने जो है उस मानमोरी शिलालेख को समुद्र के अंदर ही फेंक दिया। ये भी उल्लेख इतिहास के अंदर मिलता है, इसको भी ध्यान में रखोगे। ले स्क्रीनशॉट। देखो ये जो अपलोड क्लास होती है ना, उसका मजा ये होता है। अब देखो ये लाइव चैट होती, अपन अभी तक जो है 10 बार बीच में बातें कर चुके होते, कितनी फ्लो के साथ में चलती है ये क्लास, चलेगी एज लाइव। अभी भी जो है द मीडिया लेने वाले लाइव चैट में लेंगे, क्योंकि ये प्रीमियर पर चलेगी, लेकिन चलेगी आधा पौन घंटा चलेगी। द मीडिया लेके कितने लेंगे आखिर में, बाद में देखने वाले और यूं है कि जिनका पढ़ने पर ही फोकस है वो तो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे फोकस जो है आप लोगों को माइंड में बड़े क्लियर रहना है कि भैया नौकरी तो भैया लेके रहनी है, इस बार आर या पार, कोई भी जो है कोताही नहीं बरतनी है ना। चलिए देखो अब बात करते हैं राजस्थान के परिचय की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो है प्रतीक चिन्ह भी देख लें अपन, ठीक है। अपने जो है रीट लेवल फर्स्ट वालों के लिए तो ये स्पेशल टॉपिक है, ठीक है। ये प्रतीक चिन्ह जो है ना इस तरीके से लिखा जाता है, कई जने लिखते चिन्ह है, वो नहीं है सही, ये सही है, चिन्ह ह आता है, ठीक है। ये इसमें भी है, जो ग्रेड 3 की तैयारी करेंगे यानी कि रीट मेंस, उनके लिए भी ये स्पेशल टॉपिक है प्रतीक चिन्ह, ठीक है ना। देखो राज्य वृक्ष क्या है, अपने खेजड़ी जो है राज्य वृक्ष है, शेखावाटी में सबसे ज्यादा पाया जाता है। राज्य पुष्प पूछे, राज्य फूल पूछे तो रोहिड़े का फूल, ठीक है। बंदूक की जो बट होती है ना पीछे हत्ता, वो इसकी लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि ये मजबूत बहुत होता है। एक ऊंद्रो आवे जिनको नाम है जरविल, वो इन घणो नुकसान पहुंचावे है, जो है बिल खोद्याग्रह, ठीक है। राज्य पशु यदि वन्य जीव श्रेणी का पूछे, कौन सा पूछे, वन्य जीव श्रेणी का पूछे तो आपके चिंकारा जो छोटा हिरण होता है, और आप लोगों को पूछे पशुधन श्रेणी का, पशुधन श्रेणी का राज्य पशु पूछे तो वो है आपने ऊंट, ठीक है। हाँ, और राज्य पक्षी पूछे तो गोडावन है, जो रेड डेटा बुक में शामिल है, विलुप्त होने की कगार पर है, ठीक है। और अपने जो है राज्य गीत पूछे तो केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश, जो मांड गायकी के अंदर गाया हुआ है, किसके अंदर, मांड गायकी का ये गीत है, ठीक है। और फिर आपको पूछे कि राज्य नृत्य कौन सा है, तो वो है अपने कथक, ठीक है ना। और राज्य अपने शास्त्रीय नृत्य, ये पूछे शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, राजकीय शास्त्रीय नृत्य, तो वो है कथक। और राज्य नृत्य पूछे तो घूमर है, ठीक है, घूमर है। और खेल पूछे राज्य खेल, तो अपने कौन सा है, बास्केटबॉल है, जो आप लोगों को सारे के सारे ध्यान में रखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखो ये चीज अपने जो है जीजीडी फैक्ट वाली मुहिम चलती है। अभी देखो जीजीडी फैक्ट रुके हुए हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया, जब जंगल में शेर 2 कदम पीछे ले तो समझना बड़ा शिकार करने वाला है या कुछ बड़ा होने वाला है, वही चीज है। जीजीडी फैक्ट रुके हैं, कारण क्या है, यानी कि उससे भी बढ़िया कुछ चीज आप लोगों के लिए होने वाली है। धैर्य रखो, इंतजार करो। बूढ़िए कहकर गए कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो हकीकत में मीठा ही होता है, इंतजार कर लो थोड़ा। देखो खेजड़ी, अब एक्स्ट्रा जानकारी थोड़ी सी ले लो भाई आप लोग, और भी ये जीवी फैक्ट जो है हमेशा लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल रहे। देखो प्रतीक चिन्ह राज्य वृक्ष घोषित कब किया, 31 अक्टूबर 1983। वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरेरिया। उपनाम इसके क्या क्या है, सम्मी, थार का कल्पवृक्ष, जाटी, सिमलो, रेगिस्तान का गौरव, पे में जो तमिल भाषा में कहते हैं छोकड़ो, बन्नी वगैरह बहुत सारे नाम है इसके। गोडावन राज्य पक्षी है, 21 मई 1981 को इसे घोषित किया है। वैज्ञानिक नाम आर्ड्यूटिस नाइग्रिसेप्स। उपनाम मालमोडी, हुकना, सोन चिड़िया, शर्मिला पक्षी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक ऑपरेशन भी चलाया गया राजस्थान के अंदर। फिर देखो रोइडा क्या है, राज्य पुष्प, हिरमिच कलर होता है इसका, ये कलर जो हिरमिच है, इसको 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया है। वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा।
उपनाम रेगिस्तान का सागवान, मारवाड़ टीक और मरुशोभा। चिंकारा वन्यजीव श्रेणी का राज्य पशु है, ठीक है, घोषित किया 22 मई 1981। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, गजेला बनेटी और गजेला गजेला। जो भारतीय प्रजाति है उसका नाम है गजेला गजेला। उपनाम छोटा हिरण। ऊंट सभी जानते हो, राज्य पशु पशुधन श्रेणी का, घोषित किया 30 जून 2014 और 19 सितंबर 2014 को जो है इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। हमेशा घोषणा के बाद में अधिसूचना आती है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। वैज्ञानिक नाम कैमेलस ड्रोमेटेरियस, उपनाम रेगिस्तान का जहाज इसे कहा जाता है। और बास्केटबॉल जो है 1948 के अंदर बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा दिया गया था। तो ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। इसी के साथ बेटा आज की आपकी जो आगाज वाली क्लास थी ना वो पूरी हुई है। और इसी के साथ सूचना दे रहा हूं कि रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और वरिष्ठ अध्यापक, इन चारों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्लस कॉम्बो, मतलब टॉपिक वाइज की भी रेट इतनी कम रखी गई है। हजारों प्रश्न और सैकड़ों टेस्ट जो है वो आप लोगों के मात्र जो है आपको 50, 60, 70, 80 जैसे शुल्क में मिलते हैं। कॉम्बो भी आप लोग मिला देते हैं जिसमें हजारों प्रश्न का अभ्यास बेहतरीन व्याख्या के साथ करते हो, तो भी आप लोगों को मात्र जो है लागत मूल्य के अंदर दिए गए हैं। और कॉम्बो पे जो है ऑफर आप लोगों के बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं 31 दिसंबर 2025 तक इन सभी टेस्ट की वैलिडिटी है, यानी कि ये पूरा साल पड़ा है अभ्यास के लिए। और हर टॉपिक को पढ़ो, उसके बाद में उसका दमदार अभ्यास करो, आप लोगों को जो है गुणवत्ता मुंह बोलेगी और आप लोग वास्तव में जो है दिल से दुआएं दोगे। तो रीट वाले, स्कूल लेक्चरर वाले, ठीक है, ये देख लेना, सभी इंफॉर्मेशन सारी लिखी हुई है, ठीक है। अपने रीट शिक्षण विधियों के भी टेस्ट दे दिए आप लोगों को, साथ ही साथ वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड वालों के भी दे दिए। अब जो कह रहे हैं कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, देखो उनकी टेस्ट सीरीज पे हम काम कर रहे हैं, जैसे ही अपडेट हो जाएगी, बन जाएगी, तो आप लोगों को जो है सूचना टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम से सभी बच्चों को जुड़ जाना है। यदि किसी दिन क्लास नहीं आती या क्लास इधर उधर होती है या क्लास में कोई हमसे भूलवश कोई त्रुटि रह जाती है, तो वो सारी चीजों का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर होगा। कोई भी सूचना होगी वो सबसे पहले जो है टेलीग्राम पे मिलेगी। तो यदि आप YouTube पर अपने क्लास देख रहे हो, आपको यहां से जुड़ना अनिवार्य है, क्योंकि यहां से जुड़े बिना आप लोगों की क्लासेस अधूरी ही समझो। आप सारी सूचनाएं, सब कुछ, यदि किसी की PDF भी देनी है, यदि कोई बुक की जानकारी है, यदि कोई टेस्ट सीरीज की जानकारी है, कोई भी अपडेट है, वैकेंसी अपडेट है, सारी की सारी कहां मिलेगी, टेलीग्राम पे। तो इस पे तो अनिवार्य रूप से जुड़ ही जाना है। और ये जो आप लोगों को क्लास दी है इसको सभी को शेयर कर देना। रीट वाले बच्चे जो है अपनी तैयारी को और बूस्ट करें। और ये वन लाइनर आप लोगों को उपलब्ध सभी जगह करवा दी, पूरे राजस्थान में उपलब्ध है। यदि आपके निकटतम पुस्तक विक्रेता के पास नहीं है, उसे कहो कि ये पुस्तकें हमारे सर की है, चमन प्रकाशन की किताबें हर जगह पहुंचती है, तो वहां से उनके पास में होगी, नहीं है तो उन्हें कहना, तो वो मंगा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी रही कमेंट करके बताएं। इसी पैटर्न पे चलेगी, अपनी इसी शैली पर जो है क्लासेस चलेगी, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ेंगे बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ, और मौज करोगे और राज करोगे, क्योंकि ये 2025 जो है ना, ये आप लोगों के दुखों को हरने के लिए आया है। लेकिन आप लोगों को टिके रहना है, नियमित रहना है, बस प्रयास हम कर रहे हैं, आप लोगों को साथ देना है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।